ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। हम चोरों से चोरी है करते जरूर, अरे रफ्ता 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 भरे अपना फितूर। दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर। दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर। सपना बहुत बड़ा जब इंसान देखता है ना, तो कभी कभी वो भूल जाता है कि वो वहां तक पहुंच भी सकता है या नहीं पहुंच सकता। लेकिन सच में सपने ऐसे ही देखने चाहिए जो आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाए जहां पर दुनिया आपको देखे। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट से जिन्होंने CUET 2025 के एग्जाम में AIR2 हासिल किया और अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया। तो वेलकम आर्जव, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी फिलहाल कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि पॉडकास्ट पहले बहुत बढ़िया। तो सर ऑब्वियसली AIR2 है, तो मैं नहीं पूछूंगा कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियस है सर ये तो। हाँ, बट द थिंग इज आज अभी बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रैंक 2 आना, ठीक है, अपने आप में ही एक आप मिसाल बन चुके हो। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाम आपका अखबारों में सारी सुर्खियों में है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हो। बट मैं जानना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है CUET एग्जामिनेशन, सबसे पहले इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला कि ऐसा भी एक एग्ज़ाम होता है, CUET एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो? इसके बारे में कहाँ से पता चला? सबसे पहले जब मैं जैसे 11th में जैसे स्कूल में आया था, 11th जब पहली क्लास ही थी, तब जैसे टीचर्स ही जैसे टॉप कॉलेजेस इनके नाम बताते हैं, तो वहीं से पता लगा था कि ड्यू कॉमर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। Okay. तो तभी आपको पता चल गया था कि DU के अंदर SRCC एक बेस्ट कॉलेज है? तब मुझे पता नहीं था कि SRCC बेस्ट है, वो टाइम के साथ पता लगा। ओके। तो जब भी आपको क्या कहते हैं कॉलेज के बारे में सोचते थे, तो एक होता है ना जैसे इंस्टेंट नूडल मतलब मैगी होता है, ठीक है, जो भी हम टूथपेस्ट करते हैं वो कोलगेट होती है, हम बोलते हैं वही है, चाहे कुछ भी ब्रांड का हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके माइंड में कॉलेज का मतलब SRCC होता है। वो डिफॉल्ट सेटिंग है सर, डिफॉल्ट सेटिंग है वो। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा था? हाँ, मेरे साथ यही था कि जैसे कॉलेज हो तो SRCC, कैंपस लाइफ, फेस्ट वगैरह यही आते थे। ओके, तो माइंड में पूरा इमेजिन कर लिया था कि लाइफ ऐसी होने वाली है जब मैं CUET एग्जाम क्लियर करूंगा। लेकिन आपने सिर्फ क्लियर नहीं किया है, आपने बहुत लोगों को क्लियर कर दिया है। एंड अराउंड 13-14 लाख स्टूडेंट्स क्या कहते हैं अपीयर होते हैं एंड उसमें नंबर 2 पे आना है ना, कमेंडेबल है बिल्कुल, वाकई में। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई CUET के लेकर, कि आपने CUET की प्रिपरेशन कैसे करी? बोर्ड एग्जाम भी आपके थे, CUET एग्जाम भी आपके साथ आपको करना था। सर रूटीन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपना रूटीन से आप बताइए, फिर पूरी स्ट्रैटेजीज वगैरह और कुछ चैलेंजेस ऐसे, ठीक है, जो सब जानना चाहेंगे कि क्योंकि कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में कॉमन होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो पहला यही होता है कि पहले बोर्ड्स की टेंशन होती है, CUET का बाद में सोचते हैं। तो पहले मैंने बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर किया। फिर जैसे जब लास्ट बोर्ड था तो फिर उसके 5-10 दिन बाद तो टेंशन मतलब रिलीज होती है। फिर उसके बाद ही मैंने CUET की प्रिपरेशन चालू की थी। नाइस। तो आपकी CUET की प्रिपरेशन बोर्ड्स के बाद चालू हुई। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डोमेन्स पे टाइम दिया होगा ऑब्वियसली जब आप 12th क्लास में थे, तो उसके बाद आप जब CUET की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने डोमेन को कितना टाइम दिया? CUET की प्रिपरेशन करते टाइम भी मेरा टाइम डोमेन्स को लगा, क्योंकि CUET में NCERT होती है और जैसे बोर्ड्स होते हैं उसमें हम सप्लीमेंट्री बुक से ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होते हैं। CUET के कि NCERT पे फोकस करो, उससे आएगा। ओके। तो CUET में तो जैसे सारे ही टीचर हम लोग बोलते हैं कि बेटा जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके कंसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है MCQs की। तो आपने कितने MCQs मतलब पर डे के जो भी आपका हिसाब किताब होगा कैसे आप करते थे, कितने MCQs किए? मेरा ये रहा था कि जैसे पर डे की जैसे वीडियोस देख ली अड्डा 24/7 की, जैसे टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, तो मैं क्वेश्चंस की वीडियो देखता था
स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लिए वो याद रही या नहीं वो क्वेश्चंस के हिसाब से, और वैसी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उसमें वो वैसी कंफ्यूजिंग होते हैं कि अरेंज करो ऑर्डर में, ये सब ऐसे। तो अगर मतलब इसमें रूटीन की बात करी जाए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़ाई करी, 12 घंटे पढ़ाई करी, तो ये कहाँ तक वैलिड है कि मैं 12 घंटे 14 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ मैं तभी टॉपर हो सकता हूँ? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? मैं एक तो 10-12 घंटे पढ़ाई से अग्री नहीं करूंगा। मेरा जैसे शेड्यूल ये होता था कि जैसे सुबह 2-2.5 घंटे थ्योरी पढ़ ली, इवनिंग के टाइम आप जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, इंग्लिश, अगर किसी ने जीटी ली हो तो वो जीटी कर ले, और रात को भी थ्योरी करके आप सो जाए। थ्योरी से तो नींद अच्छी आती भी है वैसे, है ना? आपके साथ भी ऐसा ही था? मुझे ये भी था कि थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे मुझे 1-आधा घंटा रेस्ट चाहिए होता था, तो मैं जैसी मूवी वगैरह कुछ देख लेता था कि माइंड भी फ्रेश हो जाए। परफेक्ट। ओके, तो हॉबीज भी आपकी हैं, मतलब ऐसा नहीं है AIR 2 है तो कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते हैं। तो हॉबीज पे अगर बात करी जाए सर, है ना, तो मेरे को काफी फिटनेस फ्रीक लग रहे हैं, है ना, तो फिटनेस के बारे में बताना चाहोगे, लाइक कैसे बैलेंस करा जाए? क्या आजकल स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अफेक्ट हो रही है, तो दोनों चीजों को कैसे बैलेंस रखा जाए? बैलेंस तो ऐसे कि देखो, कोई भी ज्यादातर ये बोलने की बात होती है कि जैसे 12-13 घंटे हम पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे, टाइम तो निकल ही जाता है, तो उस टाइम आप जैसे बाहर ही चले गए, कुछ खेल लिए, क्योंकि दोस्त जैसे फ्रेंड सर्कल भी वैसा हो कि जैसे सबने मिलकर ही कि फिक्स हो एक रूटीन कि आप बाहर जाए, कहीं भी चले जाए, जैसे आप स्पोर्ट्स खेल लिए, जिम चले गए, कुछ भी ऐसा कि माइंड मतलब प्रेशर और स्ट्रेस निकल जाए पढ़ाई का। अच्छा, AIR 2 मतलब आपके माइंड में क्लैरिटी बहुत होगी, मतलब मुझे ये लगता है। तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ बिलो एवरेज स्टूडेंट की, उन बच्चों से भी मेरी बहुत बात हुई है, वो कहते हैं कि सर हमसे ना होता ही नहीं है, दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता है, उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो उस पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, क्या टिप्स दोगे कि क्लैरिटी कैसे आए, एक दिन को कैसे मैनेज करे अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता हो? एक तो कि हर स्टूडेंट का ये होना चाहिए, ऐसे फिक्स नहीं होना चाहिए कि टाइम टेबल, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि एक टाइम टेबल बनाया वही फॉलो, हर दिन का न्यू टारगेट होना चाहिए कि जैसे एक दिन टारगेट है कि BST खत्म करनी है, अगले दिन कोई और सब्जेक्ट की, मतलब माइंड में भी बोरियत ना हो और आप थोड़ा एक्साइटिंग रहे कि पढ़ने में भी मजा आता रहे। ऐसे धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एक साथ ही सब करना है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से। ओके, तो क्लैरिटी मिल जाएगी, मतलब वो ना होता है कि उनको कम से कम दिन में कम से कम 40 घंटे चाहिए होते हैं, जो कि हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो वो वाली चीज है। अच्छा, आपने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि जो बोरियत ना हो पढ़ने में, तो आप बता भी रहे थे, अभी हम ऑफ कैमरा भी जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि मतलब कभी बुक्स उठा ली, कभी ये पढ़ लिया, तो क्या ये कहना सही होगा कि जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत टाइम हो गया, अब मन कर थ्योरी पढ़ लूं, तो हमें टाइम टेबल को फॉलो ना करके कहीं ना कहीं हमें स्विच करते रहना चाहिए, सो दैट हम इंटरेस्टेड रहे। और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो और मजा आता है, क्योंकि आपको थ्योरी जैसे पूरी बुकिश लैंग्वेज में लर्न नहीं करनी होती, आपको बस थ्योरी मतलब ऐसी है कि लाइन पढ़ते कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, कीवर्ड्स आ गए, कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो एक्साइटिंग रहता है कि जैसे बोर हो गए तो किसी और सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो गए, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। तो जब भी थ्योरी पढ़ते थे उसके बाद फिर वीडियोस देखते थे प्रैक्टिस वाली, है ना, तो क्या डिफरेंस फील होता था कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है और जो आपकी प्रैक्टिस हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म से, तो बिल्कुल वो अलाइनमेंट फील होता था? हाँ, एक अलाइनमेंट भी थी और एक वो भी था कि जैसे कुछ ऑमेंटेड पार्ट जैसे FAD थ्योरी ये सब हो गए, तो अगर कोई जैसे क्वेश्चन आ गया तो उसके बारे में गूगल पे जाके और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके नोट्स बन गए। तो फैट थ्योरी इस बार एक एडिशनल टॉपिक था, इकोनॉमिक्स, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। हाँ, तो जैसे अभी सर ने बोला, मतलब आपने बताया कि ये सारी चीजें हैं, तो जो आप लेक्चर्स वगैरह अड्डा 24/7 की CUT चैनल पे देख रहे थे, तो आप क्या लगता है कि कितना आपको हेल्प हुआ उससे? एंड साथ ही साथ ये बताइए कि प्रैक्टिस सेशन के आपने मेंशन किया, तो प्रैक्टिस सेशन से कितनी हेल्प मिली? कितने, कई बार बोलते हैं बच्चे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो क्या ऐसा था कि हमने जो सेशन में हमने कवर किया था वो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली थी? हाँ, BST हो गया, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स में जैसे न्यूमेरिकल्स वो तो चेंज होते रहते हैं ऑब्वियसली, और इको में जैसे अरेंजमेंट हो गए वो हेल्प थे, और वो कैप खासकर इंग्लिश में। और ये भी होता है कि जैसे आप जैसे PYQ कर लिए तो वो आपके हो गए, उसके बाद आप वो दोबारा कर नहीं सकते, तो आपको कुछ नए तरह के क्वेश्चंस वो भी चाहिए होते हैं, तो ऐसी वैरायटी हो जाती है। तो सर उसी में ना, मतलब हमने इस बार जैसे माइक्रो के अंदर तो PYQs अवेलेबल ही नहीं थे, तो हमने थोड़ा सा इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे कि माइक्रो के अंदर किस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस सारी चीजों को कवर करा गया था। तो आपने मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम CUT जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज एग्जाम है और आपको पेन पेपर मोड में नहीं करना है। आपको पहली बात तो इंटरफेस का एक
तरीका पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो टाइम जो चलता रहता है वो आपको साथ साथ दिख रहा होता है कि भाई मेरा टाइम जा रहा है एंड मेरे को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने मॉक टेस्ट लगाए थे या किस तरीके से आपने इस चीज को प्रिपेयर किया? मॉक टेस्ट मैंने, जैसे थ्योरी होती है वो तो जल्दी हो जाती है, तो उसके मैंने लगाए नहीं थे इतने। जैसे मैथ्स वगैरह वो होते हैं, तो जैसे मैं वो करता था कि जैसे लाइव चल रही है तो उसी पे मैंने पॉज कर लिया, देख लिया कि कितने टाइम में हो रहा है। जो सीयूटी के PYQ थे जब वो करे तो उसमें चालू कर लिया टाइमर, उससे मतलब स्पीड का आइडिया हो जाता है। और ये भी कि अगर क्वेश्चन मुश्किल है तो कब पता चले कि छोड़ ही ना है, ऐसे आगे मूव ऑन करो ऐसे। नाइस। तो मतलब आपने सारा एंगल से देख लिया बहुत अच्छे से समझ लिया, कॉर्नर से पूरा एग्जाम पकड़ लिया। वेरी नाइस। तो सर कुछ थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करा जाता है ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा था वो पढ़ता था। तो सर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रैपिड फायर पे आया जाए, एक बार जरा बच्चों से रैपिड फायर करी जाए, है ना। तो रैपिड फायर के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है हमारे पास, और रैपिड फायर मतलब क्वेश्चन पूछूंगा और सिंगल वर्ड के अंदर आंसर करना, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। वन फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। फेवरेट मूवी? वेब सीरीज है। हाँ बताओ दो। फ्रेंड्स। ओके। NTA और CBSE? मैं CBSE। ओके, ये टू नहीं दिया अच्छा, वन वर्ड, आप AIR-1 को क्या कहना चाहोगे? मैं AIR-1 को कि उनकी आई है AIR-1, तो उन्होंने उस हिसाब से मेहनत करी होगी। जैसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, आ गई तो मैं एक्साइटिंग इसलिए हूँ। उनका क्या पता, उनको मेहनत उन्होंने उस हिसाब से ही करी होगी कि उनकी AIR-1 आई है 11 लाख 12 लाख बच्चों में। नाइस। अच्छा, जब आप SRCC में जाओगे तो जनरली जब SRCC में एडमिशन हो जाएगा आपका, तो जनरली स्टूडेंट्स को SRite बोला जाता है, दे आर SRite, ठीक है। तो रैंक 2 और SRite? मैं SRite प्रेफर करूंगा। क्या बात है। अगर SRCC ना होता तो आप कौन से कॉलेज में जाते? SRCC ना होता तो मैं हिंदू कॉलेज प्रेफर करता। नाइस। अच्छा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन? ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन टाइप नहीं, वैसे जैसे YouTube हमने कभी कॉलेज वैसे तो गए नहीं, वैसे YouTube वगैरह जैसे बात सुनी है लोगों से, तो मुझे हिंदू की तरफ से। तो अपने टाइम पे मेरा भी था ये सेम तो मैंने रामजस में एडमिशन ले लिया था, बट फिर वहां से विड्रॉ करके मेरे को SRCC मिल गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं चला गया था। बट अदरवाइज मेरा हिंदू था कि मेरे को हिंदू जाना है। ओके, तो एक और चीज, ऐसा एक सोशल मीडिया जो आप कभी नहीं यूज करोगे? सोशल मीडिया फेसबुक तो नहीं। इंस्टाग्राम पे हो? हाँ, इंस्टाग्राम। तो यूजर नेम शेयर कर सकते हो उसका? कोई नहीं, अब तो ढूंढ लेंगे लोग। हाँ, ढूंढ लेंगे बिल्कुल। फेवरेट फूड क्या है आपका? मेरा फेवरेट फूड व्हाइट सॉस पास्ता। तो तैयारी के साथ वही व्हाइट सॉस पास्ता था, कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना सर के जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं अपने गट का ध्यान रखना होता है सर, क्योंकि ये खराब तो ये खराब हो जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसा पर्सन जो पूरी जर्नी में साथ में खड़ा रहा, चाहे वो टीचर, पेरेंट्स, मतलब किसी को एक पर्सन को अगर श्रेय देना चाहो, वैसे तो ये मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन काफी, तो 2 भी इन्वॉल्व कर सकते हो, बट मैं जानना चाहूंगा कि कौन था वो इंसान, क्योंकि हमेशा अगर मैं देखूं तो मैं मम्मी और पापा को दोनों को अपने साथ रखता हूँ, ठीक है, कि हाँ जब भी कोई मेरे से पूछता है कि भाई जितना भी अचीव करा उसके पीछे रीजन, तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम लेता हूँ। तो किस टीचर्स या पेरेंट्स किसी का 1 या 2 इंसान का नाम अगर आप मेंशन करना चाहो? पहला तो फादर ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। दूसरे है फ्रेंड्स। अच्छा सीधा फ्रेंड्स बिल्कुल। ओके, नाइस। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है इस चीज पे हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए, फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कहते हैं सर कि 5 लोग जो आपके साथ है ना, वैसे ही आपका बिहेवियर बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर दोस्ती अच्छी है तो आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आप पढ़ाई में बेकार होंगे, करियर में अच्छे होंगे या बेकार होंगे। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है और किस तरह से वो सपोर्टिव है, क्योंकि आपने क्रेडिट दिया है। मेरा फ्रेंड सर्कल तो बहुत ही अच्छा है, मतलब टचवुड की कभी कुछ हो रहा है, बहुत कम लोग बोलते हैं सर, बोलिए आगे। कि जैसे कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी का बुरा चाहे वैसा चाहे, सब जैसे ऐसे कि जब फन करना है तो सब एक साथ है, जब स्टडी करनी है तो सब अपने अपने डिटरमाइंड, मतलब ऐसे किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कि इधर उधर जाओ, सब मतलब डिटरमाइंड है। और जैसे किसी की हेल्प चाहिए तो कोई ये नहीं सोचता कि नहीं बाद में बता देंगे, हेल्प है, कुछ रिवाइज करवाना है तो सब
रेडी है उसके लिए। सेल्फलेस काम करते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आप सब लोग डिसिप्लिन थे, क्योंकि कई बार होता है ना सर दोस्त नहीं पढ़ने देते, सर उसका कॉल आ जाता है, उसका कॉल आ जाता है, फिर मैं मतलब फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि खेल कूद पढ़ाई दोनों में ही साथ आगे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये भी एक तरह की स्ट्रेंथ है सर। बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये चीज तो मतलब बहुत ही कम लोगों से मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी ने बोला मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है कि मेरी पढ़ाई में मदद हो जाती कि मेरी AI2 आ गई। है। ये चीज तो अच्छी है। नाइस। तो अब थोड़ा सा फन तो हो गया हमारा, लेकिन अब वापस से CUT पे आते हैं। तो CUT का एग्जाम अब आपका हो गया, आपका AR2 आ गया, आप SRCC टारगेट कर रहे हैं, आप आई थिंक BA इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए जाएंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि आपने कैसे सिलेक्ट किया कि आप BA इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हैं? सबसे स्टार्टिंग में तो 11th में मेरा जैसे BCom ऑनर्स प्लस CA का कॉम्बिनेशन ही था, पर जैसे जैसे मतलब 12th में आया मैथ्स और इकोनॉमिक्स की तरह इंटरेस्ट आया, फिर मैंने जैसे आसपास में नॉन से जो इको ऑनर्स की फील्ड में है, जो CA भी है, उनसे भी वैसे बात की, गाइडेंस ली। तो मुझे जैसे लगा कि इको ऑनर्स में मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, स्कोप है और थोड़ी सिक्योरिटी भी है। जैसे CA में आप चले गए तो थोड़ा सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है कि सेफ साइड नहीं होती कुछ। ये बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत ही विपरीत बात बोल रहे हो, क्योंकि कई लोग सोचते हैं बहुत कंपटीशन है चलो CA बन जाते हैं, आप कह रहे हो CA क्या कहते हैं, नहीं मतलब उसमें अगर एक बार घुस गए तो बैकआउट करना पड़ेगा। ये है एग्जैक्टली। ऑब्वियसली हैं, हर कोर्स के हैं, तो CA का भी बट सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स में वही स्टूडेंट जा रहे हैं जिनका मतलब क्लैरिटी है उनको कि उनको करना क्या है, आगे करियर पार्ट डिसाइडेड है। तो कुछ एक मैंने जैसे लास्ट के अंदर भी पॉडकास्ट के अंदर बताया था, एक स्टूडेंट था उसका भी सेम था। तो मैंने बताया करियर पाथ ये होता है कि आपने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा, फिर MA इकोनॉमिक्स करा, फिर उसके बाद सीधा IES के एग्जाम दिया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। ये बिल्कुल करियर पाथ एकदम क्लियर है। तो मुझे लगता है 70 to 80% स्टूडेंट्स इसी करियर पाथ पे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, ठीक है। तो आगे इन फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करने के लिए सोचा है? मेरा जैसे फिक्स करियर पाथ नहीं है। हाँ। जैसे ऑप्शंस है कि जैसे MA इकोनॉमिक्स के बाद फिर तो IES हो गया, वरना MBA की साइड भी शिफ्ट हो सकता है। ओके, नाइस। फिक्स नहीं है। तो ये चीज ना मैं बोलना चाहूंगा इनके लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है मुझे, मैं बात कर रहा हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करना। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा तो दूसरा पढ़ लूंगा, ये नहीं पढ़ाई छोड़ूंगा, मैं दूसरा पढ़ लूंगा। तो ये चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है। एंड सेम आपने बोला कि आगे चल के जैसे अभी आपका 11th के बाद 12th में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो इको की साइड हुआ, देन अब आप आगे चलेंगे तो आपको शायद बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, तो मे बी आपको जो वन ऑफ द बेस्ट चीज मिलेगी वो आप करोगे। तो CUT स्टूडेंट जो हैं अब जो 2026 में अपीयर करेंगे, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो एक बार बताइए। उनके लिए टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो अपनी 12th पर ही फोकस करे, और एडिशनली कि जिस सब्जेक्ट के जैसे स्कूल में सप्लीमेंट्री बुक्स होती है, NCERT नहीं कराते, तो सेफर साइड पे NCERT पे फोकस कर ले, कि एक बार मतलब पता हो कि बाद में, क्योंकि बहुत टेंशन होती है अगर आप एकदम से NCERT के खोलने बैठोगे तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो। और बाकी कि CUT जैसे ये है कि अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारे आगे के 3 साल वही डिसाइड करता है, तो इसलिए उस पर एक ही बार पूरी मेहनत कर दो, क्योंकि NTA की साइड से भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपनी तरफ से पूरा 100% दो। बहुत बिल्कुल। तो वही है, सप्लीमेंट्री बुक्स हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत कंफ्यूजन है। तो आपने बोला कि साथ साथ NCERT करते रहना चाहिए, तो मुझे तो लगता है सर CUT अड्डा पे तो हम यही सारी चीजें कर रहे हैं कि हम कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, 12th भी हो रही है और साथ साथ CUT के लिए NCERT बेस्ड चीजें आपको कराई जा रही है। तो आई थिंक आपके लिए भी CUT अड्डा ने काफी हेल्प करी होगी आपकी जर्नी में। तो अगर आप CUT अड्डा को कुछ लाइंस में अगर एक्सप्लेन करना चाहें, आप फीडबैक बोल लो या कुछ भी आप कहना चाहें, वो क्या होगा? फीडबैक मेरा ये है कि जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको टेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है कि आपको हाँ नॉलेज है, वो याद हो गया है, तो वो एक सेल्फ चेक हो जाता है कि अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो सेल्फ चेक अश्योर हो जाता है कि हाँ CUT अगर आ गया पेपर तो आपको डीमोटिवेट नहीं होंगे ऐसे करके, कि जैसे एग्जाम रेप्लिका या सीरीज है तो नए तरह के क्वेश्चंस आते ही है, न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे, तो वो होता है कि आप कैसे सोच रहे हैं, नए इनोवेटिव, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एलिमिनेशन टेक्निक्स, ये सब। तो बहुत मजा आया सर, बिल्कुल सर, बात करके, और एक मेंटालिटी पता चलती है, तो वो चीज बहुत, एक वाइब जो आप में से आ रही है ना, वो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, काम एंड कंपोज, हाँ, बिल्कुल चीजें अच्छी हैं। तो
CUET अड्डा की तरफ से हम लोग भी बस यही चाहते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को चुने, बिल्कुल। समझें, पढ़ें, मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन में मैं बिल्कुल सर। 15 घंटे पढ़ लूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, वैसे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। बट अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं, जैसे आर्जव ने बताया 3 घंटे भी पढ़े, तो कंसिस्टेंसी से पढ़े, रेगुलरिटी से पढ़े, और बीच में चाहे ब्रेक ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिस्टेंसी इज द की इन CUET एग्जामिनेशन। बिल्कुल। और कोई भी चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, जैसे बिल्कुल कि सर। फ्रेंड सर्कल की बात हो गई, यहाँ पे हमने सोशल मीडिया की भी बात कर ली, कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है अनटिल अनलेस आप क्या चाहते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं तो आपको दुनिया की हर चीज डिस्ट्रैक्ट कर देगी, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, आपको आपका गोल दिख रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो फॉर श्योर आप उस चीज को अचीव कर जाएंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो भी आपको क्या कहते हैं सीखने को मिला इस वीडियो से, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आर्जव से भी मैं ये बोलूंगा कि अगर बच्चों की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।